हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र 15 चैप्टर उपकल्पनीय अध्याय। उपकल्पनीय वर्ड का मतलब क्या है कि उपकल्पना है, मतलब कि जैसे हमें कुछ प्रोसीजर करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या उपकल्पनाएं चाहिए। इस चैप्टर में मेनली पंचक्रम का डिस्क्रिप्शन दिया है कि पंचक्रम करने के लिए उपकल्पना है, इसलिए ये क्या है, शोधन निमित्त उपकल्पना। शोधन मतलब शोधन, पंचक्रम को शोधन कहते हैं। तो शोधन निमित्त मतलब कारण, शोधन के लिए जो भी उपकल्पना चाहिए वो इस चैप्टर में लिखे। उपकल्पना आप क्या आ जाएगा कि जैसे आतुरालय मतलब जैसे पंचक्रम सेंटर, उसमें हमें क्या क्या चाहिए, और जैसे जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो इस चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत छोटा है, तो लिमिटेड चीज़ें हैं इसमें। तो चलो देखते हैं इसमें हमें क्या देखना है। आतुरालय का वर्णन है इसमें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आतुरालय का वर्णन कहाँ है आयुर्वेद में ना, कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ही बोलेंगे आतुरालय को कि कहाँ वर्णन है। तो ये चरक सूत्र 15 चैप्टर में है, रेफरेंस याद करना है। ठीक है, आपको इसका वर्णन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, वमन विरेचन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर संसर्जन करण बताया है, और शोधन से लाभ की कोटेशन आई है। बस इतना ही पढ़ना है, छोटा सा ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आतुरालय, आतुरालय मतलब हॉस्पिटल कोई भी, तो उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसा होना चाहिए वो, दृढ़ निवात प्रवात एक देशम, मतलब दृढ़ निवात होना चाहिए, मतलब उसमें एयर नहीं आनी चाहिए, आसपास इतने सारे वेंटिलेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर वो होना चाहिए, निवात होना चाहिए जहाँ एयर ना एंटर कर सके। लेकिन प्रवात एक देशम लिखा है ना, एक देश से प्रवात होना चाहिए। अब पूरी अगर एयर ही बंद कर देंगे तो दम घुटेगा ना, तो इसलिए एक जगह कोई विंडो बना दे, मतलब एक एरिया होना चाहिए जहाँ वायु आए, जहाँ से वेंटिलेशन हो, और प्रॉपर ये से कवर करना है, मतलब और प्रॉपर निवात होना चाहिए, बस एक प्रदेश में ही वात होना चाहिए। देखो, दृढ़ निवात प्रवात एक देश में, बस एक देश में प्रवात होना चाहिए और पूरा दृढ़ निवात होना चाहिए। फिर सुख प्रविचारण मतलब बहुत स्पेशियस होना चाहिए, कि जहां से हम प्रविचार मतलब मूवमेंट, इजीली हम मूव कर सके, स्पेशियस होना चाहिए। फिर आता है अनुपत्य क्रम। अनुपत्य का मतलब क्या है कि वो घाटी में नहीं होना चाहिए, वो कि जैसे अगल बगल तो पहाड़ है, बीच में घाटी है, तो ऐसे घाटी में नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल। प्लस इसको हम इससे भी ले सकते हैं कि उसके अगल बगल कोई ज्यादा बड़ी बिल्डिंग ना हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आतुरालय। अब आता है वमन। वमन के बारे में क्या बताया इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, कि इसका टाइम क्या होना चाहिए, सुप्रजीर्ण भक्तम मतलब खाना का जीर्ण होने के बाद, प्रातः तब कराता है जब रात का खाया हुआ खाना जीर्ण हो जाए। ठीक है, फिर औषध देंगे हम पेशेंट को, औषध देने के बाद मुहूर्त तक वेट करेंगे, मुहूर्त मतलब 45 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, श्वेत प्रादुर्भाव। ठीक है, ये सीक्वेंस से चीजें होती है। अब एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये होगा तो मतलब ऐसे वर्ड आ जाए कि श्वेत प्रादुर्भाव अगर आने लगे तो इससे हम क्या समझेंगे, लोम हर्ष होने लगे तो इससे हम क्या समझेंगे। ये दो ही आता है मोस्टली, ये दो ही में कंफ्यूजन भी होती है, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनमें भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर श्वेत प्रादुर्भाव होने लगे तो इसका मतलब क्या होता है कि दोषम प्रविलयनम आपद्यमानम, मतलब कि दोष पिघल रहे हैं, प्रविलयन विलयन, इस वर्ड को पकड़ो मेन। ठीक है, विलयन मतलब क्या होता है कि मेल्ट होना। ठीक है, तो दोष विलय हो रहा है। ठीक है, स्वेद आ रहा है, इसका मतलब अगर जैसे पेशेंट को हमने दवाई दी वमन के लिए, उसके बाद उसको 45 मिनट तक, एक मुहूर्त तक का वेट करा है, एक मुहूर्त के बाद ये सारी चीजें हो रही है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि क्या है। ठीक है, स्वेद आने लगे पेशेंट को, इसका मतलब दोष पिघल रहे हैं, विलयन हो रहा है दोषों का। ठीक है, लोम हर्ष होने लगे तो इसका मतलब क्या है, अब दोष पिघल गए, पिघलने के बाद दोष चलेंगे अपने स्थान से ना, क्योंकि वमन विरेचन में क्या होता है कि दोष शाखाओं से कोष्ठ में आता है, तो दोष पिघलेंगे शाखाओं में, उसके बाद दोष कोष्ठ में आएंगे, तो पिघलने के बाद दोष चलेंगे अपने स्थान से, फिर जाके तो कोष्ठ में आएंगे ना, तो पहले पिघलना है, दूसरा चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे पिघले, यहाँ पे चले, फिर उसके बाद चलने के बाद कहाँ है, कुक्षी में आए। तो देखो, कुक्षी सम आधमापन मतलब कुक्षी में अगर आधमान होने लगे, पेट फूलने लगे, इसका मतलब दोष कुक्षी में आ गए हैं। अब फिर हिलास और आस्य संश्रवण होने लगे, इसका मतलब उधमुख हो गए। ठीक है, हिलास होने लगे, जी मिचलाने लगे, आस्य श्रवण होने लगे, बहुत ज्यादा सलाइवा आने लगे, इसका मतलब दोष ऊपर की ओर आ रहे, उधरमुख है। ठीक है, तो देखो ये तो पता लग जाता है दोनों कि कुक्षी में आधमान मतलब कुक्षी में आ गए, और ये हिलास और संश्रवण हो रहा है, इसका मतलब उधरमुख आ गए। तो इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो यही दोनों पूछ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसे कैसे आप पता लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ। अब स्वेद क्या है, स्वेद स्वेट होता है। ठीक है, वो लिक्विड होता है ना, और दोष भी जब पिघलेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आएंगे, है ना,
जो भी फॉर्म में रहे हो, अभी हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें बस ये दिमाग लगाना कि स्वेद लिक्विड होता है और जब दोष पिघलेंगे वो भी लिक्विड फॉर्म में आएंगे। तो दोष विलयन, विलयन मतलब क्या होता है, जब बर्फ पिघलती है और पानी बन जाता है, तो मतलब बर्फ का विलयन हो रहा है पानी में, तो ऐसे दोष विलयन हो रहा है। तो ये भी क्या है, लिक्विड, ये भी लिक्विड, तो ऐसे दोनों को आपने जोड़ना है, ठीक है। ये याद रखो, जो तो दूसरा है वो ऑब्वियस सी बात है, स्थान से चल गए हैं, ठीक है, इन दोनों में ही कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अच्छा, हमेशा ध्यान रहेगा ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि स्वेद आना, जब स्वेद आए तो स्वेद क्या होता है, लिक्विड, तो मतलब क्या है, कोई लिक्विड में चेंज हो रहा है दोष, ठीक है, तो मतलब दोष मेल्ट हो रहा है, पिघल रहे हैं, तो दोषों का विलयन हो रहा है, ठीक है, जब स्वेद आ रहा है। अब स्वेद आने के बाद क्या हुआ कि लोमहर्ष सेकंड नंबर में आएगा, ठीक है। तो दूसरा कौन सा था जिसमें कंफ्यूजन होती है, स्थान से चलना, तो दोष चल पड़ा है, किसमें चलेंगे, लोमहर्ष जब होगा तब इसका मतलब है कि दोष स्थान से चल पड़ा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें दिया है कि आसन की हाइट, अगर जब पेशेंट को हम वमन कराते हैं तो कितनी हाइट के आसन पे बिठाता है, तो क्या है, जानुसमम। तो इसका मतलब क्या है, आसन की हाइट क्या है, जानु के बराबर होनी चाहिए, पेशेंट का जानु, जो पेशेंट का नी है उसके बराबर की हाइट में पेशेंट को हमने बिठाना है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे वमन के अयोग के लक्षण। वमन के अयोग का क्या लक्षण है, अप्रवृत्ति, केवल औषध, विभ्रंश, विबंध। अप्रवृत्ति मतलब कि प्रवृत्ति ही नहीं हो रही है, ठीक है, वमन आ ही नहीं रहा है। केवल औषध, ओनली औषध आ रही है। विभ्रंश, विबंध, ठीक है, विभ्रंश मतलब भ्रंश हो गया, उसका मार्ग, हमने वमन आना था, विरेचन आ गया, विबंध होना, ठीक है। विभ्रंश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है विभ्रंश, क्योंकि ये अतियोग में भी है। देखो अतियोग का लक्षण क्या है, फेनिल रक्त चंद्रिका आगम, मतलब फेनिल मतलब ब्लड आएगा बहुत ज्यादा, फेन में झाग युक्त ब्लड आएगा वमन में, और क्या होगा, विभ्रंश होगा, ठीक है। तो विभ्रंश इंपॉर्टेंट है। विभ्रंश वमन के अयोग में भी बताया गया है, अतियोग में भी बताया गया है। फिर वमन के बाद हमने क्या करना है, एक मुहूर्त तक वेट करना है, उसके बाद स्नेहिक, विरेचनिक या उपशमनीय धूम देना है, मतलब धूमपान करना है, ठीक है। एक मुहूर्त के बाद धूमपान करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और क्या करना है निवात गारम अनुप्रवेश, मतलब जहाँ पे ज्यादा हवा ना हो वैसे आगार मतलब रूम, ठीक है, वैसे घर में या वैसे रूम में उसको बिठाना है पेशेंट को, ठीक है, मतलब जहाँ ज्यादा हवा वगैरह में नहीं जाना है वमन के बाद। फिर विरेचन के बारे में बोला, विरेचन किससे कराएंगे, त्रिवित कल्क से, एंड दैट टू उसकी मात्रा बताइए इन अक्ष मात्रा, ठीक है, त्रिवित कल्क से कराएंगे और वो भी अक्ष मात्रा। अब कोटेशन दिए संशोधन के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, पूछ भी जाते हैं कि किसके लिए कही गई है ये, और सबको मोस्टली ये पता रहती है, मलपहम, रोगहरम, बल, वर्ण, प्रसादनम, ठीक है। अब बच्चों को क्या होता है ना कि ये कोटेशन तो याद होती है, बट ये नहीं याद होता कि ये कौन से चैप्टर में कही गई थी, क्योंकि मोस्टली पंचकन सिद्धि स्थान में बताया गया है, कल्प सिद्धि में, तो हम सोचते हैं सिद्धि में कही गई होगी, बट नहीं, ये कहाँ कही गई है, चरक सूत्र 15th चैप्टर में, ठीक है। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, इसका प्रेफरेंस याद रखना है कि कहाँ कही गई है। इसका ये तो पता रहता है सबको कि संशोधन के लिए कही है, बट जब चैप्टर की बात है तो वो ध्यान नहीं रहता, वो सिद्धि स्थान सोचता है। ये कहाँ कहा है, सूत्र में, ठीक है, मलपम, रोगहरम, बलवंत, प्रसादनम, सूत्र 15 चैप्टर। अब संसर्जन कर्म के बारे में बताया, जैसे जो शुद्धि होती है वो प्रधान होती है, फिर मध्य होती है, फिर अल्प होती है। प्रधान शुद्धि मतलब एक्सट्रीम हुआ, बहुत अच्छे से उसका वमन या विरेचन हो गया। मध्य मतलब मीडियम हुआ, ठीक ठीक। अल्प मतलब अल्प शोधन हुआ, अच्छे से शोधन नहीं हुआ। तो ये क्या, इसमें क्या क्या है ना, संसर्जन वर्ड का मतलब क्या है कि जो भी हमने प्रोसीजर किया उसके आफ्टर इतना ज्यादा वॉमिट होगा या इतना ज्यादा विरेचन हम कराएंगे तो वीक हो जाएगा, तो धीरे 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 उसे नॉर्मल आहार में लाते हैं, एकदम से उसे पूरा हलवा पूरी नहीं खिला देंगे, उससे पहले नॉर्मल मंडपेय, विलेपी, यवागु, ये सब धीरे धीरे देते देते फिर उसे नॉर्मल खाने में लाएंगे। तो जो ये जो आहार है ना, जैसे हम मंडपेय, विलेपी, धीरे धीरे उसकी अग्नि को बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतना सारा वॉमिटिंग करिए या विरेचन किया है तो अग्नि मंद हो जाएगी ना, वीकनेस आएगी, हमारे इंटेस्टाइन वीक हो जाएगी, तो धीरे धीरे उसमें हम अग्नि को बढ़ाएंगे। तो इसलिए पहले बहुत हल्का खाना देंगे, फिर धीरे धीरे वो खाने का धीरे 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 क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे। क्वालिटी बढ़ाना मतलब गुरु, पहले बिल्कुल लघु आहार देंगे, फिर धीरे 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 कंपेरेटिवली गुरु की ओर आएंगे और फिर नॉर्मल खाना आएगा। तो वही उसी का मतलब है संसर्जन कर्म, ठीक है, ये संशोधन में कराया जाता है। तो ये हर शुद्धि में ना दिन का होता है, अलग अलग दिन का होता है, और वैसी बात है जिसको ज्यादा शुद्धि हुई है, ज्यादा वेग आई है, तो उसके ज्यादा दिन का होगा, तो कम हुआ है उसके लिए कम दिन का होगा, ठीक है। तो प्रधान में क्या है, 7 दिन 12 अन्नकाल, 5 दिन 8 अन्नकाल है मध्य में, और अल्प में क्या है, 3 दिन 4 अन्नकाल। आपको इसमें ये याद रखना है कि कितने दिन और कितने अन्नकाल किस किस शुद्धि में देता है। इसको ऐसे याद रखो, 753 दिन, ठीक है,
प्रधान मध्य अल्प में 753 दिन और 1284 अन्नकाल। अन्नकाल मतलब कितना टोटल मिला के कितने, जैसे एक दिन में 3 टाइम अगर पेशेंट खा रहा है तो एक दिन में कितने अन्नकाल हो गए, 3। ठीक है, तो ऐसे काउंटिंग करके बताया हुआ है कितने अन्नकाल होता है। तो 753 दिन, 1284 अन्नकाल। ठीक है, तो बस यही है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, इसी को आप ध्यान रखिएगा। और हमने 15 चैप्टर कंप्लीट कर दिए चरक सूत्र के, 15 और बचा है, तो हम ऐसे कंटिन्यूटी में इनको करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे कंटिन्यूटी में वीडियोस लाती रहूँगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।